फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सलोनी वर्मा स्टडी पॉइंट। मैं सलोनी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ सलोनी वर्मा स्टडी पॉइंट पे। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज हम करने वाले हैं इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स यूनिट नंबर 4, यानी हमारी जो पॉलिटिकल की बुक है यूनिट नंबर 4 का चैप्टर नंबर 2 करने वाले हैं। हमने यूनिट नंबर 4 का चैप्टर नंबर 1 कर लिया है। जिन्होंने नहीं देखा वो अवश्य देखिए, वो वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा ही बेनिफिशियल होगी। देखो चैप्टर की अगर बात करें भारत में शक्ति संरचना वर्गों के संदर्भ में, देखो उसमें हमने जाना था जाति के बारे में कि जाति क्या होती है, वंशानुगत होती है ना। इसमें हम चीजों को समझा था। कहीं मान लीजिए कोई व्यक्ति है, आपके पिता है, उनकी जो जाति है वो आपकी जाति है, तो क्या है ये वंशानुगत है ना कहीं। तो देखिए अब आज हम जानेंगे वर्गों के बारे में कि वर्ग क्या होते हैं। देखिए एक एक करके चीजों को समझेंगे। वर्गों की अवधारणा कार्ल मार्क्स के अनुसार, बेबल्स के अनुसार, बेचन के अनुसार, वॉनर्स के अनुसार, यानी सबके सिद्धांतों को जानेंगे, सबके पर्सपेक्टिव को जानेंगे कि उनके क्या पर्सपेक्टिव हैं। अब देखिए पर्सपेक्टिव में क्या, मान लीजिए कि मैं आपको ऑप्शन दूं, आपको चिली पोटैटो, मोमोज, जो भी चीजें हैं इसमें से क्या पसंद है, तो आप एक पर्सपेक्टिव दोगे ना, मैम मुझे ये पसंद है। तो उसी प्रकार से इसमें जो होते हैं कार्ल मार्क्स, बेबल्स जो होते हैं, उनके खुद के पर्सपेक्टिव वो बताते हैं कि वर्ग को वो क्या समझते हैं, उनकी क्या अवधारणा है वर्गों को लेके। अब देखिए वर्ग की बात की जाए कि वर्ग होता क्या है। अब मान लीजिए कि जो टीचर होती हैं, यानी पूरे विश्व में जितनी टीचरें हैं वो एक वर्ग हो गया। यानी वो चाहे छोटी टीचरें हो, यानी छोटी क्लास को पढ़ाने वाली हो, चाहे बड़ी क्लास को पढ़ाने वाली टीचर है, परंतु वो एक अध्यापिका है, यानी वो टीचर है। इसी प्रकार से मान लीजिए डॉक्टर है, विश्व के सारे डॉक्टर आ गए, तो ये क्या हो गया, वर्ग हो गया। वर्ग में क्या देख रहे हो आप, यानी जो व्यक्ति एक पद पर नियुक्त होता है, यानी एक ही पद पे जो कार्य करते हैं। मान लीजिए जो मोची होता है, मोची क्या कार्य करता है, जूतों को सिलने का। तो उसी प्रकार से विश्व के जितने भी मोची हैं वो एक वर्ग के अंतर्गत आ गए। तो आप क्या समझ रहे हो वर्ग होता क्या है बेसिकली। अब देखिए समाज में वर्ग, देखिए आप स्वतंत्र हो, आप क्या करना चाहते हो अपने जीवन में, क्या बनना चाहते हो। आप ये होगा टीचर बनना चाहते हो, कोई डॉक्टर बनना चाहते हो, कोई यूपीएससी क्लियर करना चाहता होगा। सबके अपने अपने ओपिनियन होंगे, सबके अपने अपने गोल्स होंगे कि वो क्या बनना चाहते हैं, अपने फ्यूचर को किस प्रकार से ब्राइट करना चाहते हैं, है ना। तो आपने सोच लिया है, परंतु किसी ना किसी वर्ग में तो जा रहे हो आप। मान लीजिए कोई टीचर बनना चाहता है, पीजीटी टीचर, तो वो कहीं ना कहीं टीचर के वर्ग में जा रहा है ना। तो वर्ग का मतलब ये होता है वो व्यक्ति जो किसी वर्ग में जाए। मान लीजिए मिस्त्री जो होते हैं, जो घरों को बनाते हैं कहीं ना कहीं, तो वो क्या, वो सारे मिस्त्री कहीं ना कहीं एक वर्ग में आ गए हैं। अब देखिए वर्गों की बात की जाए तो आपने 12th क्लास में, इनफैक्ट आपने पिछली वाली वीडियो में वर्गों के बारे में समझा था कि प्राचीन समय में वर्ग किस प्रकार से बांटे गए थे। यानी देखिए वर्गों को बांट दिया गया था और लोग उसका पालन करें, इसीलिए उसे देवी व्यवस्था घोषित कर दिया गया था। देखिए मान लीजिए अगर कोरोना होता है, देख कोरोना गया है, तो इसमें क्या हुआ था, कोरोना के टाइम पे सरकार ने बोला था सभी को मास्क लगाना है। अब देखिए फाइन जब लगाए गए सभी मास्क लगाते थे। अब अगर मान लीजिए कि आपने फाइन नहीं लगाया तो कहीं ना कहीं व्यक्ति क्या स्वतंत्र मानता है, वो मास्क को नहीं लगाता है। तो इसी प्रकार से ताकि लोग वर्गों को पालन करें, इसीलिए इसे देवी व्यवस्था घोषित किया गया। क्योंकि ऐसे तो कोई नहीं मानेगा, जब बोला जाएगा ईश्वर के द्वारा कहा गया है तो सभी मानेंगे कहीं ना कहीं वर्ग व्यवस्था को। तो देखिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस प्रकार से वर्णों को बांट दिया गया, उनके कार्यों को निर्धारित कर दिया गया कि उनके क्या कार्य होते हैं। तो आपने क्या समझा कि वर्ग क्या होता है। अब देखिए बात करेंगे कार्ल मार्क्स के अनुसार वर्ग क्या होता है। अब देखिए ये वर्गों को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक में बोलते हैं अमीर होते हैं, क्या अमीर, धन, मान लीजिए धनगढ़ यानी अमीर, रिचेस्ट पर्सन जो बहुत अमीर होते हैं, और दूसरे होते हैं गरीब। अब देखिए गरीब जो होते हैं, अब गरीब आ गए, अब इसमें क्या है, गरीब हो गए। अब इसमें क्या है, हमने देखा अमीर और गरीब, यानी एक व्यक्ति अमीर है, बहुत ज्यादा अमीर है, उसके पास वो सारे संसाधन है, वो सारे रिसोर्सेस है जिससे वो अपने एक लग्जरियस लाइफ जी सकता है, बहुत ही आरामदायक जिंदगी जी सकता है। इसके बाद आए गरीब। अब देखिए गरीब में वो व्यक्ति जो कि बहुत गरीब होते हैं, आप बोल सकते हो जिनके पास खुद का घर होता है, रोजी रोटी तो होती है, परंतु
इतने भी ज्यादा संसाधन नहीं होते जिससे कि अपने जीवन को सही तरह से जीवन निर्वाह कर सके। देखिए, तो आपने क्या समझा? आपको एक चीज मिसिंग लग रही है ना, मध्य वर्ग किधर है मैम, मध्य वर्ग क्यों नहीं दिख रहा? तो देखिए, वही मैंने आपको बोला, सबके अपने पर्सपेक्टिव होते हैं। यानी इनका पर्सपेक्टिव है कि समाज में सिर्फ दो ही वर्ग है, एक तो बहुत अमीर है, दूसरे बहुत गरीब है, जिनके पास खुद का घर नहीं है, रोजी रोटी नहीं है, कुछ भी नहीं है ना, बहुत मुश्किल से जीवन निर्वाह करते हैं। तो आप क्या समझ रहे हो कि इन्होंने मध्य वर्ग को गायब कर दिया, यानी पूंजीवादी व्यवस्था के बारे में, प्रणाली के बारे में कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि पूंजीवादी में क्या होता है। ओपन डोर की नीति को अपनाया जाता है, जो इंसान जितना आगे बढ़ सकता है बढ़ जाता है, परंतु गरीबों को कहीं ना कहीं आरक्षण नहीं दिया जाता है, उन्हें उनके अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है, उन्हें किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं दी जाती है, संरक्षण नहीं दिया जाता है। तो आपने क्या समझा कि जो कार्ल मार्क्स है वो ये कह रहे हैं कि वर्ग सिर्फ विश्व में जो है, देश में जो है वो दो होते हैं। यानी क्या है कि वर्ग दो है समाज के अंतर्गत, एक बहुत अमीर है, दूसरा बहुत गरीब है, और जो अमीर होता है उसके पास सारे अधिकार होते हैं। अब देखिए, अमीर क्या करता है मुझे आप बताइए। अब जो अमीर व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं प्रभुत्वशाली है, उसके पास शक्तियां हैं, उसके पास सारी शक्तियां हैं, संसाधन और वित्त है। सबसे बड़ी बात क्या है? पैसे हैं। अब जब इसके पास पैसे हैं, दूसरा कहीं ना कहीं निर्धन व्यक्ति है, उसके पास उतने पैसे नहीं है कि वो अपने जीवन निर्वाह को सही तरीके से कर सके, अपने परिवार का सही तरीके से पालन पोषण कर सके। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा आप मुझे बताइए? संघर्ष होगा कि नहीं होगा? संघर्ष होगा, क्योंकि अमीर सदैव ही गरीबों का शोषण करते आए हैं और गरीब बहुत ज्यादा ही दबते चले जाते हैं। तो आप क्या समझ रहे हो कि अमीर और गरीब, इनके जो प्रभुत्वशाली हो गए और ये कमजोर हो गए। अब इन दोनों के बीच में आप देखो, अमीर क्या करते हैं? अमीर गरीबों को काम करवाते हैं, रोजगार देते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं? अमीरों को उनके कार्य के मुताबिक पैसे नहीं दिए जाते हैं, यानी जो वित्त होता है उसे कम दिया जाता है स्वयं के लाभ के लिए। अब हम जानेंगे वेबर से। हमने कार्ल मार्क्स के बारे में जान लिया कि उनके क्या विचार थे, उनके क्या सिद्धांत थे। अब हम जानेंगे वेबर्स के बारे में। तो इन्होंने बोला है कि समाज को 4 वर्गों में बांटा है इन्होंने। पहले बोला इन्होंने सबसे धनी वर्ग, यानी सबसे अमीर वर्ग। अब सबसे कौन है? अमीर वर्ग हो गया। उसके बाद वेबर्स ने क्या किया है? इन्होंने बोला है समाज में यानी 4 वर्ग हैं। अब देखिए 4 वर्ग कौन कौन से, ये जानिए। सबसे अमीर वर्ग, जिनके पास सभी सुख सुविधाएं होती हैं, वित्त बहुत होते हैं यानी पैसे बहुत होते हैं। इसके बाद आता है बौद्धिक, प्रौद्योगिकीय और प्रशासनिक वर्ग। इसमें क्या है? बौद्धिक रूप से, यानी मान लीजिए कोई व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार, प्रतिभा के अनुसार किसी पद को प्राप्त करता है, सरकारी नौकरी को प्राप्त करता है अपने ज्ञान के द्वारा, तो ये आ गया। जिनके पास जो ज्यादा अमीर नहीं होते परंतु वो अमीर होते हैं, यानी सबसे अमीर हो गया एक तो। उसके बाद क्या है? दूसरे हो गए। अब देखिए उसके बाद आते हैं छोटे व्यापारी, यानी दुकानदार हो गए, जो कि एक छोटी सी दुकान लगा के अपने व्यापार को करते हैं, अपने बिजनेस को करते हैं। और उसके बाद क्या है? सबसे जो गरीब होता है वो श्रमिक वर्ग होता है, यानी किसानों का वर्ग होता है, जो सबसे ज्यादा क्या गरीब होता है, उनका शोषण भी बहुत ज्यादा होता है, जमींदारों के द्वारा बटाईदारों का हद से ज्यादा शोषण किया जाना। अब देखिए इसके बाद हमने क्या जाना? अब हमने वेबर्स के बारे में जाना। अब देखिए हम जानेंगे बैचलन के बारे में। बैचलन के अनुसार क्या बताया इन्होंने समाज में? तो बैचलन कहते हैं कि समाज में हमें देखने के लिए मिलता है जो अमीर वर्ग होते हैं वो गरीबों का हद से ज्यादा शोषण करते हैं। इसी के वजह से उन्हें काम करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो अपने अंडर में गरीबों को रखते हैं, उन्हें रोजगार देते हैं और उनके पैसों को अपने पास ज्यादा रखते हैं। यानी उनकी प्रतिभा, उन्होंने जितना कार्य किया उसके हिसाब से पैसे नहीं दिए जाते हैं, वित्त को नहीं दिया जाता है। तो देखिए इन्होंने इस प्रकार से बताया है। अब हम जानते हैं लॉर्ड वार्नर के अनुसार उनकी क्या विचारधारा है वर्गों को लेकर। वो क्या कहते हैं कि वर्ग किस प्रकार से हैं? तो देखिए ये कहते हैं समाज में टोटल 6 वर्ग हैं। अब देखिए सब, किसी ने बोला 2 वर्ग हैं, है ना, कार्ल मार्क्स ने बोला 2 वर्ग हैं अपने तरफ से। इसके बाद किसने बोला था? देखिए वेबर्स ने बोला कि समाज में 4 वर्ग हैं। तो इसी प्रकार से आपको देखने के लिए मिल रहा है कि इनका विचार है कि इसमें टोटल समाज में 6 वर्ग हैं। अब 6 वर्ग किस प्रकार से हैं ये जानिए। पहले सबसे ऊपर जो है सबसे धनवान व्यक्ति आते हैं, अमीर, जो सबसे ज्यादा अमीर होते हैं। इसके बाद देखिए कम, उच्च वर्ग, यानी जो थोड़े से कम धनवान होते हैं परंतु वो भी अमीर की कैटेगरी में आते हैं।
इसके बाद आता है ऊपरी मध्य वर्ग। यानी देखिए जो मध्य वर्ग में ना कुछ लोग बहुत अमीर होते हैं, यानी वो ऊपर के मध्य वर्गों में आते हैं, उनके पास वो सारी सुख सुविधाएं होती हैं, यानी अमीर की जैसी ही लगभग सुख सुविधाएं होती हैं। इसके बाद है निम्न मध्य वर्गीय, यानी जिनके पास कपड़े होते हैं, मकान होती है, शिक्षाएं होती हैं, तो ये हो गया क्या, निम्न, यानी बीच के मध्य वर्ग के लोग। अब इसके बाद क्या है, ऊपरी निचले मध्य वर्ग, यानी जो ऊपर में निचले में मध्य वर्ग के लोग आते हैं, यानी उनके पास चीजें हैं परंतु इतनी नहीं है, यानी अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं। इसके बाद सबसे निम्न से भी निम्न वर्ग, यानी जिनके पास आप बोल सकते हो खाने के लिए भी ढंग से संसाधन नहीं होते, खाने के लिए जो है आप बोल सकते हो अनाज नहीं होता है, भोजन नहीं होता है। तो इस प्रकार से निम्न से भी निम्न वर्ग, जैसे जिनके पास स्वयं का घर नहीं होता है, तो कुछ भी नहीं होता, आप ये बोल सकते हो जो बहुत गरीब होते हैं। इसके बाद बात आती है, हमने ये अवधारणा को समझ लिया है, विचारधारा को समझ लिया है, और इसके बाद हम जानेंगे, देखिए भारत में वर्गों का इतिहास किस प्रकार का है, यानी हर चीज का इतिहास रहा है, तो वर्गों का क्या इतिहास रहा है। अब देखिए स्वतंत्रता से पूर्व की बात की जाएगी, यानी जब स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हुई थी। अब क्या स्वतंत्रता से पूर्व की बात की जा रही, स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हुई है, तो उस टाइम समाज में 4 वर्ग थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इनके कार्यों को निर्धारित कर दिया गया जाति के हिसाब से। अब जाति के हिसाब से निर्धारित कर दिया गया है। अब देखिए जाति के हिसाब से किस प्रकार से निर्धारित किया गया है, मान लीजिए किसी व्यक्ति के पिता जो है थोड़े निम्न कार्य करते हैं, मोची का कार्य करते हैं, जूतों को सिलने का कार्य करते हैं, तो उन्हें शूद्र की कैटेगरी में डाल दिया गया। अब कोई पंडित है तो पंडित को क्या ब्राह्मण की कैटेगरी में डाल दिया गया, उन्हें सबसे ऊपर रख दिया गया है ना, टॉप पे। अब वो क्या करेंगे, यज्ञ करवाएंगे, यज्ञ करेंगे, दान देंगे, दान लेंगे, ठीक है, तो वेदों को पढ़ाएंगे और पढ़ेंगे। अब उसके बाद आता है क्षत्रिय। अब क्षत्रिय क्या करेंगे, क्षत्रिय क्या कार्य करेंगे, तो जो साम्राज्य होगा उसकी सुरक्षा उनका दायित्व होता है, साम्राज्य की सुरक्षा करना और ब्राह्मणों को दान देना और यज्ञ करवाना इनका कार्य है, और वेदों को पढ़ना। इसके बाद आता है तीसरा नंबर वैश्य का। वैश्य का कार्य होता है वाणिज्य करना, यानी कृषि करना, और साथ में यज्ञ करवा सकते हैं, वेदों को पढ़ सकते हैं। परंतु सबसे ज्यादा निम्न व्यवहार, सबसे ज्यादा शोषण किस वर्ग का किया गया है, शूद्रों का किया गया है। अब देखिए शूद्रों का किस प्रकार से किया गया है शोषण, ये समझिए। तो ये 3 वर्ग मैंने आपको बताया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ये जो ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय, ये ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, वैश्य हो गए, इन तीनों ही वर्णों की सेवा जो है शूद्रों को करनी होगी, और शूद्रों के साथ बहुत ही निम्न व्यवहार किया जाता था। अगर मान लीजिए कोई उच्च व्यक्ति आया, यानी मान लीजिए ब्राह्मण आ गया कोई, तो उनसे पूछेंगे कि हम बैठ सकते हैं, हम खड़े हो सकते हैं, तब वो जब बोलेंगे तब वो खड़े होंगे, तब वो बैठेंगे, यानी एक रोबोट की तरह इंसान को ट्रीट किया जा रहा है। आप बताइए किस प्रकार से व्यक्तियों के साथ व्यवहार किया गया था उस टाइम पे। तो यही बात है कि उस टाइम वर्णों में बांट दिया गया, इसी से बात चीजें समझने आ गई। अब ये किस प्रकार से, उसके बाद जब ब्रिटिश आए भारत पर शासन करने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी जड़ों को बहुत ही मजबूत कर लिया, भारत में अपने प्रभुत्व को दिखाने के लिए, अपने प्रभुत्व को मजबूत करने के लिए, पूरे साम्राज्य में फैलने के लिए, भारत में जब भारत में उन्होंने क्या अपना कंट्रोल बनाया, तो उन्होंने ये देखा कि लोगों के अंदर कहीं ना कहीं एकता नहीं है, बंधुत्ता नहीं है, उनके अंदर भाईचारे की भावना नहीं है। जब भाईचारे की भावना नहीं होती है तो कहीं ना कहीं आपने देखा है कि चीजें तितर बितर हो जाती हैं, यानी बिखर सी जाती हैं, है ना। तो यही हुआ, भारत में लोग बहुत से, देखिए ब्रिटिश जो थे वो मुट्ठी भर लोग थे, है ना। अब देखिए भारत में कितने सारे लोग हैं, विभिन्नताओं से भरा हुआ देश है ना, और विभिन्नताओं से भरा हुआ देश है, तो भी इतने सारे करोड़ों लोग रहते हैं भारत में, तो भी वो लोगों को हटा नहीं सके। क्यों नहीं हटा सके, आप मुझे ये बताइए। क्योंकि उस टाइम उनके अंदर एकता नहीं थी, बंधुत्ता नहीं थी, भाईचारा नहीं था, ये भावना नहीं थी कि ये हमारा देश है, इसकी रक्षा करना हमारा दायित्व है। वो ये सोचते थे जब बात हमारे परिवार पे आएगी तभी हम अपनी आवाज को उठाएंगे। तो आप क्या समझ रहे हो इस चीज से कि वर्गों में फिर बांटना शुरू कर दिया गया। अंग्रेजों ने अपनी शिक्षा को और प्रचार किया, प्रसार किया, अंग्रेज शिक्षा का प्रभुत्व लाया, अपने प्रभुत्व को लाके वो जो स्कूल होते हैं, कॉलेजों में अंग्रेजी पढ़ाई को शुरू कर दिया गया। इससे एक फायदा हुआ, फायदा ये हुआ कि कहीं ना कहीं बुद्धिजीवी वर्गों का उदय हुआ। अब बुद्धिजीवी वर्ग का जब उदय हुआ तब उन्हें पता चला कि राष्ट्र की भावना क्या होती है, उनके अंदर अपने राष्ट्र की भावना जगने लग गई धीरे धीरे।
धीरे, तो वो वर्गों में बंटने लगे। कई वकील आए, जज आए, इस प्रकार से कई सारे वर्ग आने लग गए। अब ये क्या वर्गों में बंटते जा रहे हैं, इनके कार्यों के हिसाब से, पद के हिसाब से वर्गों में क्या हो रहे हैं, विभाजित हो रहे हैं। तो फिर उसके बाद ये वर्ण व्यवस्था इसी के अंदर आई, ये इतिहास रहा है। अब चलिए आगे समझते हैं चीजों को। अब जानेंगे आधुनिक भारत के प्रमुख निम्नलिखित सिद्धांत क्या है। यानी आधुनिक भारत में आता है बुद्धिजीवी वर्ग के बारे में जानेंगे हम, श्रमिक वर्ग के बारे में, शासक के बारे में, पूंजीपति वर्ग के बारे में, कृषक के बारे में और व्यापारी वर्गों के बारे में। तो देखिए बुद्धिजीवी वर्ग, यानी जब आधुनिक काल की जो शुरुआत होती है भारत में, तब लोग कहीं ना कहीं समझने की क्षमता होती है, उनके अंदर भाईचारा होता है, उन्हें पता होता है कि अब मातृभूमि की रक्षा करनी है, ये हमारी माँ के समान है। तो इसी प्रकार से जब लोगों के अंदर ये भावना आती है तो वर्ण व्यवस्था बढ़ती जाती है। यानी लोगों को पता चलता है, लोग अपनी इच्छा से अपने वर्ग को चुनते हैं कि वो क्या बनना चाहते हैं। जाति के हिसाब से चीजों को नहीं चुना जाता है कि मान लीजिए किसी का पिता जो है कोई कार्य करता है, निम्न कार्य करता है, जूते की सिलाई करता है, मोची है, तो जरूरी नहीं है कि उसका बच्चा भी मोची बने। उसका जो मन करे, जो उसके अंदर कौशल हो, जो प्रतिभा हो, उसके हिसाब से वो अपने वर्ग को चुने। क्या बनना चाहता है, वकील बनना चाहता है या लॉयर बनना चाहता है, जो भी बनना चाहता है, यानी वकील बनना चाहता है, जज बनना चाहता है, शिक्षक बनना चाहता है, छात्र बनना चाहता है, अच्छा उत्तम छात्र बनना चाहता है। इस प्रकार से चीजों को कहीं ना कहीं बांट दिया गया। अब देखिए, अब बुद्धिजीवी वर्गों का जब उदय होता है तो कहीं ना कहीं क्या होता है, समाज का यानी देश का विकास होता है, और जो समाज में जो लोग रह रहे हैं उनकी जो सोचने की क्षमता है उसमें सुधार होता है। श्रमिक वर्ग के बारे में देखिए, श्रमिक वर्ग के बारे में अगर बात की जाती है तो देश में यानी भारत में 33% से भी जनसंख्या जो है वो मध्य वर्ग में क्या काम करती है, ठेला वगैरह हो गया, रिक्शा चलाना हो गया, टैक्सी चलाना हो गया, वाणिज्य करना हो गया, या चाय के बगानों में खेती करनी होगी, इस प्रकार के कार्य करती हैं। इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय होती है, बहुत ही खराब होती है, बड़े ही मुश्किल से जीवन निर्वाह कर पाते हैं। अब देखिए हमने ये समझा, अब आती है शासक वर्गों की। इन्हें समझ लिया, आप शासक वर्ग को जानते हैं। देखिए शासक वर्ग, अब देखिए भारत यानी स्वतंत्रता, देखिए जब हमें स्वतंत्रता प्राप्त हो गई, यानी अंग्रेज जब भारत से चले गए थे, जब अंग्रेजों को भारत से खदेड़ दिया गया था, उस टाइम की बात की जा रही है। तो उस टाइम किसका प्रभुत्व था, किस सरकार का प्रभुत्व था? तो उस टाइम हमें देखने के लिए मिलता है कि कांग्रेस की सरकार, यानी कांग्रेस का प्रभुत्व अधिक देखने के लिए मिलता है कि कांग्रेस का प्रभुत्व क्या अधिक था। उसके बाद कांग्रेस के बाद गठबंधन की सरकार, यानी क्या गठबंधन। अब देखिए चीजों को आप क्या कर रहे हो, आप चीजों को कहीं ना कहीं ज्वाइंट कर रहे हो। देखिए पहले आपने देखा कि कौन गए हैं, ब्रिटिश गए हैं, यानी अंग्रेजों को भारत से खदेड़ दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, अब देखिए उसके बाद क्या है, कांग्रेस आई। कांग्रेस का प्रभुत्व ज्यादा देखने के लिए मिला क्योंकि इसमें स्वतंत्रता सेनानी शामिल थे, जिन्होंने भारत को आजादी दिलाई थी, और अपने कितने ज्यादा रक्तपात के बाद हमें आजादी प्राप्त हुई थी, कितना बड़ा बलिदान दिया था, तब जाके हमें आजादी प्राप्ति हुई हमारे पूरे भारत को। तो देखिए इसके बाद तो नॉर्मल सी बात है, स्वतंत्रता सेनानी है तो लोग क्या कांग्रेस की सरकार को चुनना पसंद करेंगे। इसके बाद आती है गठबंधन की सरकार। गठबंधन की सरकार क्यों आई, क्योंकि किसी भी पार्टी को इतना बहुमत नहीं मिल पा रहा था कि वो स्वयं अपनी सरकार को बना सके, तो इसीलिए गठबंधन की सरकार को बनाना अत्यंत आवश्यक हो गया। अब ऐसे नहीं होगा तो कितनी बार चुनाव करवाए जाएंगे जब किसी पार्टी को बहुमत ही नहीं मिलेगा। तो गठबंधन की सरकार, यानी जब तक आप बोलोगे गठबंधन की सरकार में, जब तक वो अपना बहुमत देंगे तब तक ये गठबंधन की सरकार बनी रहेगी, और नहीं तो फिर ये बिखर जाएगी। तो इसमें ये होता है। अब आपने कहीं ना कहीं शासक वर्गों के बारे में समझा है। अब एक पूंजीपति वर्ग के बारे में समझते हैं। पूंजीपति वर्ग वो वर्ग होता है जो कि बहुत ही अमीर वर्ग होता है, और अपने अंडर में क्या छोटे छोटे लोगों को रोजगार देते हैं, और ताकि वो उनके अंडर में काम कर सके। वैसे ज्यादातर बेनिफिट जो होता है वो
पूंजीपति वर्ग को होता है, अमीर लोगों को होता है जो कि रोजगार देते हैं, परंतु उनसे काम करवाते हैं और उनके जितना उन्होंने कार्य करा होता है उतना मूल्य नहीं मिलता है, यानी जितना उन्होंने कार्य किया उतना मूल्य नहीं मिलता। वो ज्यादातर मूल्य किसके पास आता है? पूंजीपति वर्गों के पास चला जाता है। अब देखिए बात आती है कृषक वर्गों की, यानी कृषक वर्ग जो कि खेती करते हैं। अब खेती करने वाले जो वर्ग के लोग होते हैं उसमें कई लोग आते हैं, यानी देखिए एक तो जमींदार होते हैं। जमींदार क्या करते हैं कि जमीन वगैरह दे देते हैं, उसमें बटाईदार जो है वो आकर खेती करते हैं और जब जो उपज होती है, जो खेती होती है, उसे आधा आधा आपस में बांट लिया जाता है। तो इसमें हमने क्या समझा कि कृषक वर्ग में किस प्रकार से चीजें होती हैं। अब किसी के पास स्वयं की भूमि होती है तो उस पर वो खेती करते हैं। अब देखिए बात आती है व्यापारी वर्ग। व्यापारी वर्ग जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ग होता है। वैसे सारे ही वर्ग अपने में कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण है। तो व्यापारी वर्ग में क्या, ये कहीं ना कहीं नई नई तकनीकें लेके आते हैं। इनके वजह से कहीं ना कहीं समाज में सुधार होते हैं, लोगों का जीवन और बेहतर बन पाता है। तो ये व्यापारी वर्ग जब नई नई तकनीकों को लेके आते हैं तो स्वयं के लाभ के लिए लेके आते हैं, परंतु वो कहीं ना कहीं समाज के कल्याण के लिए हो जाती है। तो आपने क्या समझा कि व्यापारी वर्ग क्या करते हैं कि कहीं ना कहीं नई नई तकनीकों को लेके आते हैं और लोगों को रोजगार देते हैं कहीं ना कहीं, और लोग रोजगारों को करते हैं और साथ में जब वो रखते हैं लोगों को तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी। तो आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, चैनल